दोस्तों मैंने आज कहानी सुनाऊंगा भयानक आत्मा की। दोस्तों बहुत खूबसूरत लड़की थी, गांव में रहा करती थी। उसका नाम था मोहिनी। मोहिनी बहुत सुंदर लड़की थी जो अपने गांव में सुंदरता के लिए मशहूर थी। उसकी उम्र उस समय 18 साल थी। इस उम्र में वह सिर्फ पढ़ाई कर रही थी और अपनी माँ के साथ घर का काम भी किया करती थी। उस लड़की का जीवन खुशहाल चल रहा था, लेकिन तभी उस लड़की से एक खतरनाक गलती हो जाती है जो उसे आगे जाकर भुगतनी पड़ती है। जब अपने साथियों के साथ एक दिन पढ़ने जा रही थी, तब मोहिनी के दोस्तों ने कॉलेज के पास पार्क में घूमने की बात कही। यह पार्क कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर पर था। यहाँ पर अक्सर लोग घुमा करते थे। इस पार्क को बने काफ़ी साल बीत चुके थे। वह पार्क 100 साल पुराना था। इस पार्क में हरे भरे पेड़ जो कि सालों पुराने थे। मोहिनी के दोस्त मोहिनी को लेकर इस पार्क में टहलने के लिए आ जाते हैं। जब सारे दोस्त टहल रहे होते तब मोहिनी की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जो कि बहुत अजीब लग रहा था। मोहिनी के मन में जिज्ञासा हो रही थी इस पेड़ को करीब से देखने की। मोहिनी उस पेड़ की तरफ जाती है, इस पेड़ को देखने लग जाती है। इस पेड़ की छांव में मोहिनी बैठ जाती है और अपने सभी मित्रों को वहाँ पर बुला लेती है। कहती है यहाँ पर अच्छी हवा चल रही है, यहाँ पर आ जाओ। मोहिनी के सभी मित्र इस पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। किसी किसी की बात पर सभी मित्र एक दूसरे को देखकर हंसने भी लगते हैं। जब मोहिनी अपने दोस्तों की बात पर हंस रही होती है तभी उसके मुंह में कोई छोटा सा कीड़ा आ जाता है। मोहिनी का हंसना रुक जाता है और मोहिनी घिनिया जाती है। उसी पेड़ के नीचे उल्टियाँ करने लगती है। मोहिनी को उल्टियाँ करता देख उसके सभी दोस्त मोहिनी को एक पानी की बोतल देते हैं और कुल्ला कर अपना मुंह साफ करने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद मोहिनी पूरी तरह से सही महसूस करने लगती है। मोहिनी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाती है, फिर घर को रवाना हो जाती है। लेकिन मोहिनी को यह नहीं पता था कि उस पेड़ पर एक भयानक दुष्ट आत्मा रहती थी। इस पार्क के उसी पेड़ पर एक आत्मा कई साल से रहा करती थी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इस भयानक आत्मा को तब बुरा लगा जब मोहिनी इसी पेड़ के नीचे उल्टियाँ की। यह आत्मा इतनी ज़्यादा भड़क जाती है कि मोहिनी से नफरत करने लग जाती है। मोहिनी को कुछ दिन इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन कुछ दिन बीतने पर मोहिनी को ऐसा लगने लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, उसके शरीर को स्पर्श कर रहा हो। जब इस तरह की घटना मोहिनी के साथ एक दो बार हुई तो मोहिनी ने इस घटना को नज़रअंदाज कर दिया। मोहिनी के साथ ये घटना एक दो बार नहीं हुई, लगातार होती गई। मोहिनी को इस तरह की घटना का एहसास कर डरने लगी थी। जब भी मोहिनी रात में सोया करती थी तो कभी कभी भयानक सपने आया करते थे। इन सपनों को देखकर अचानक से मोहिनी की आंख खुला करती थी तो उसे काफ़ी देर नींद नहीं आया करती थी। जब उसे नींद नहीं आया करती थी तो कुछ पुकारने की आवाज़ का एहसास करती थी। कभी इसके सामने कोई परछाई से आकर चली जाती थी। मोहिनी इन सभी घटनाओं से बहुत ज़्यादा डर गई। अब उसके साथ ये घटनाएं होने लगी तो इसकी जानकारी मोहिनी ने अपने माता पिता को दी। मोहिनी के माता पिता ने इस बात को सीरियस लिया और किसी झाड़ फूंक वाले बाबा को दिखाया। उस बाबा ने मोहिनी को देखा और एक खतरनाक आत्मा होने की बात कही। यह भी बताया कि आत्मा उस पेड़ से पीछा करे जहाँ पर इस लड़की ने उल्टियाँ की थी। मोहिनी के माता पिता ने इसका निवारण उस बाबा से पूछा। बाबा ने बताया इस लड़की का इलाज किया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। बाबा ने कहा कि हर तीसरे दिन इस लड़की को मेरे पास लाना पड़ेगा, तभी इसका इलाज संभव है। बाबा ने अपनी विद्या के जरिए इस आत्मा को मोहिनी के दूर से भगा दिया। बाबा ने लड़की को 3 दिन के बाद लाने को कहा। मोहिनी के माता पिता ने मोहिनी को लेकर घर आ जाते हैं। एक दिन मोहिनी सही से रह पाती है और दूसरे दिन जब मोहिनी घर में रात में सो रही होती है तभी यह आत्मा मोहिनी के शरीर में घुस जाती है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। यह आत्मा मोहिनी के अंदर से खोखला करने लग जाती है। यह चांडाल आत्मा मोहिनी के शरीर में करीब 1 बजे के टाइम पर हमला करती है। मोहिनी तड़पने लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। मोहिनी के चिल्लाने पर
मोहिनी के माता पिता भी उठ जाते हैं और मोहिनी को इस हालत में देखकर घबरा जाते हैं। रात का 1 बज रहा था। जल्दी जल्दी मोहिनी के पिता एक डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। डॉक्टर मोहिनी को दवाई भी देता है, लेकिन मोहिनी को इन दवाइयों से कुछ असर नहीं पड़ता। मोहिनी के माता पिता समझ चुके थे कि उनकी बच्ची को क्या हुआ है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि रात का 1 बज रहा था। ना ही कोई सवारी थी। जैसे जैसे घंटे बीतते जा रहे थे, मोहिनी की हालत खराब होती जा रही थी। 4 बजे के समय मोहिनी के पिता एक सवारी का इंतज़ाम करते ताकि मोहिनी को उस बाबा के पास ले जाया जाए। जल्दी जल्दी मोहिनी को सवारी में बिठाया जाता है। मोहिनी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसका हिलना डुलना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मोहिनी को बाबा तक पहुंचने के लिए आधा ही रास्ता कटा था, तभी मोहिनी ने अपना दम तोड़ दिया। मोहिनी से उस आत्मा को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जो वो आत्मा उसको दे रही थी। उस चंडाल आत्मा ने आखिर एक बच्ची की जान ले ली और मोहिनी की मौत हो गई, मौत हो गई, मौत हो गई। पिशाच का साया। मेरा नाम मधु है, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। वैसे तो मैं एक राजस्थानी हूँ, पर बचपन से परिवार के साथ मुंबई में रहती हूँ। कॉलेज में ख़त्म होते ही मुझे नौकरी मिल गई। पापा और माँ मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे और मैं भी अच्छा रिश्ता आने पर हाँ कह देने वाली थी। तभी इन दिनों एक लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी। शायद उसे मैं अच्छी लगने लगी थी। रोज़ सुबह शाम वह मेरे ऑफिस के बाहर मंडराने लगा। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया तो जाकर मैंने उससे पूछा कि ये क्या तमाशा बना रखा है। मेरा गुस्सा देखकर वह पूरी तरह से डर गया और माफ़ी मांगने लगा। मैं तुम्हारे आसपास नहीं दिखूंगा, ऐसा बोलकर वह मिन्नतें करने लगा। मैंने भी उसे जाने दिया। 1 हफ्ते तक मन ही दिखा, फिर अचानक वह नज़र आने लगा, लेकिन अब वह काफ़ी दूर खड़ा रहकर मुझे देखता रहता। मैं उसकी ओर देखूँ तो वह तुरंत नज़रें फेर लेता। मुझे लगा कि शायद वह काफ़ी सीधा लड़का है, दिखने में भी अच्छा था। मैंने फैसले किया कि उससे बात करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लड़का मुझसे बात करने की हिम्मत कर पाएगा। मुझे मालूम था कि सामने से गई तो वह डर कर भाग जाए, इसलिए मैं चुपके से उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसके कंधों को छुआ। मुझे इतने करीब देख उसकी हवा टाइट हो गई। वह तुरंत बाइक स्टार्ट करके भागने की कोशिश करने लगा तो मैंने तुरंत बाइक की चाबी निकाली, उसे कहा इरादा क्या है। इस बार उसकी हालत पतली हुई। घबराते धीरे से मुझसे बोला कि आई लव यू। सच कहो तो मेरी हंसी छूट गई। लड़का अच्छा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना ज़्यादा कांप क्यों रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ कर उसे कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए तुम मेरे आसपास चक्कर काट रहे हो। इस प्रकार की हरकत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं पसंद हूँ तो मेरे घर अपने पापा और माँ को रिश्ता लेने के लिए भेज दो। अगर सब सही रहा तो मैं भी हाँ कर दूंगी। इतना बोलकर मैं वहाँ से चली गई। शाम करीब 5 बजे तब अचानक मेरे घर की बेल बजी। मुझे यकीन नहीं हुआ, लड़का उसी दिन अपने पापा और माँ को लेकर मेरे घर आ गया। मैंने तुरंत नए कपड़े पहने, अपने माँ ने चाय नाश्ता तैयार किया और हमारी बातचीत शुरू हो गई। उस लड़की की माँ ने कहा कि घर का पूरा काम वाली बाई करती है, खाना पकाने के लिए अलग से एक कुक है। हम मॉडर्न फैमिली से और आपकी बेटी अपना काम पढ़ाई शादी के बाद भी निरंतर कर सकती है। शादी में हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। हमारा बेटा कुछ बुरा आदत नहीं है, स्वभाव से शांत है, कमाता अच्छा है। अगर आपको मेरे बेटे से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे पापा और माँ बहुत खुश थे। उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने उन्हें तुरंत हाँ करने का इशारा दे दिया। इसी वक्त मेरी शादी पक्की हो गई। करीब 7 महीने बाद मेरी शादी भी हो गई। सुहागरात के सेज पर मैं घूंघट ताने बैठी थी, तभी दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर आया। मैं शर्म से लाल हो चुकी थी। तभी अचानक मेरे पति ने पीछे से बांधे हुए बाल घूंघट समेत खींचे और घसीटकर मुझे ज़मीन पर पटक दिया। मैं दर्द से करा उठी, बहुत डर गई। मैंने उससे कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मुझे गले से पकड़कर वापस बेड पर पटक दिया। फिर मुझे जानवरों की तरह नोचने काटने लगा। मुझे धक्का देकर अपने से दूर किया और बेड के कोने पर बैठकर मैं रोने लगी। वह अब भी मेरी अजीब नज़रों से देख रहा था। घुराते हुए देखकर अब बार बार चीख रहा चिल्ला रहा था, जैसे कि उसके लिए इंसान ने कोई खाने पीने की वस्तु। मैं खौफ में थी, फिर भी हिम्मत करके मैंने समझाने का प्रयास किया। रोते रोते कहा कि यह तुम्हारा प्यार है क्या, इसलिए दिन रात मेरे पीछे पड़े थे। जब मैं बोल रही थी कि उसकी नज़र मेरी गर्दन पर थी। कुछ ही देर में
उसने फिर से मुझ पर हमला किया, मेरी गर्दन के पास अपने दांत गड़ा दिए। मुझे इतना तेज दर्द हुआ, मेरी बहुत तेज चीख निकल गई। कुछ ही देर में घर के सब लोग दरवाज़ा तोड़कर हमारे कमरे में आ गए। फिर मैं तुरंत दौड़कर उन सब के पास चली गई। मेरी हालत देखकर सबने मेरे पति को खूब डांटा। देखते देखते मेरा पति ज़मीन पर धड़ाम से गिर गया। उसी रात मैंने अपने पापा और माँ को बुला लिया। शादी की पहली रात में अपने घर वापस आ गई। मेरे ससुराल वाले पति पर पिशाच का साया पड़ जाने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसके पहले इसने कभी भी किसी ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं की, यह सब पहली बार हुआ था। सच जो भी हो, मेरी शादी एक खौफ बन चुकी थी। मेरे पापा और माँ ने उन सब पर हाथ जोड़कर कहा कि हम पुलिस में नहीं जाना चाहते, आप इज्जत से इन दोनों का तलाक करवा दीजिए। ना कहते हुए भी हमने उन्हें हमारी बात माननी पड़ी। मुझे पता नहीं है कि मेरे पति पर पिशाच का साया है, उन्हें कोई दिमागी बीमारी है, उन्हें तकलीफ़ उसी रात हुई थी और उसके पहले भी वैसा खतरनाक बर्ताव कर चुके थे। उन लोगों की सच्चाई वह लोग जाने और भगवान जाने, लेकिन उस भयानक हमले के बाद मैं चाहकर भी उस इंसान के साथ नहीं रह सकती थी। चूँकि पूरी ज़िंदगी डर के साए से बिताने से अच्छा है कि रास्ते अलग कर दिए जाए। अब शादी के बंधन में दोबारा बंधने को जी नहीं करता। क्या पता शरीफ और सीधा दिखने वाला जीवन साथी अंदर से कुछ और निकल जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आप मुझे अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021।